हाय फ्रेंड, मैं आदित्य। आज इस वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत को आगे कैरी करेंगे। जहाँ से जैसे कि पिछला वीडियो में हम देखे थे कि दिल्ली सल्तनत पे बलबन का रूल था। उसके बाद मलिक फिरोज का बारे में हम लोग समझे थे, मलिक फिरोज के बारे में पढ़े थे। और यही मलिक फिरोज आगे चलकर 1290 से लेकर 1320 तक एक नया वंश का स्थापना करता है दिल्ली में, और जिसका नाम होता है खिलजी वंश। इसी का नाम होता है खिलजी वंश, खिलजी डायनेस्टी। यानी खिलजी वंश का स्थापना कौन करता है? तो खिलजी वंश का स्थापना करता है मलिक फिरोज का नाम, यानी वही अपना नाम बदलकर, जिसका नाम होता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। यानी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के नाम से मलिक फिरोज ही एक नया वंश का स्थापना करता है, जिसका नाम है खिलजी वंश। जैसे खिलजी वंश का स्थापना किया, और यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे कम वंश तक शासन करने वाला कौन सा वंश था, सबसे कम समय तक शासन करने वाला कौन सा वंश था? तो उसका नाम है खिलजी वंश। और यहीं से दूसरा क्वेश्चन निकलेगा कि सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाला कौन सा वंश था? तो ज्यादा समय तक शासन करने वाला वंश था गुलाम वंश। गुलाम वंश सबसे ज्यादा समय तक क्या किया था कि दिल्ली सल्तनत में रूल किया था। जैसे जब हम जलालुद्दीन खिलजी को पढ़ते हैं, तो जलालुद्दीन खिलजी के समय में 1293 में जलालुद्दीन अटैक करता है किस पर? तो अटैक करता है देवगिरी पर, अटैक करता है देवगिरी पर। और देवगिरी कहाँ पे है? तो देवगिरी है महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र से क्वेश्चन निकल कर आता है, लोकसभा में दूसरा नंबर पर सबसे ज्यादा सीट किसका है? तो वो है महाराष्ट्र का। अब पहला नंबर पे किसका है? तो पहला नंबर पे है यूपी का। यानी दिल्ली सल्तनत का फर्स्ट अटैक होता है किधर? तो फर्स्ट अटैक होता है साउथ इंडिया में। यानी साउथ इंडिया में दिल्ली सल्तनत पहली बार अटैक करता है देवगिरी पर। और यहाँ पर उस समय रूलर थे रामचंद्र देव। यहाँ पे कौन रूल कर रहे थे? यहाँ पे रूल कर रहे थे रामचंद्र देव। और जब यह रामचंद्र देव पर अटैक करता है कौन? तो जलालुद्दीन खिलजी। तो यह जो दुश्मनी था, यह दोस्ती में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब रामचंद्र देव और जलालुद्दीन आपस में दोस्त बन जाते हैं। इसके बाद इसी के समय में मंगोलों का चौथा अटैक होता है। कहां पर? तो इंडिया में। मंगोलों का चौथा अटैक होता है इंडिया पर। लेकिन मंगोलों का तीसरा अटैक होता है कहां पे? दिल्ली पर। क्योंकि 1221 में चंगेज खां इल्तुतमिश के समय में सिंध से वापस लौट गया था। मंगोलों का चौथा अटैक हुआ, और इस अटैक के अगेंस्ट में, यानी इस अटैक को दबाने के लिए जलालुद्दीन भेजता है किसको? अलाउद्दीन खिलजी को भेजता है। और अलाउद्दीन खिलजी इस अटैक को दबाने में क्या रहते हैं? कामयाब हो जाता है। लेकिन इस अटैक में एक महत्वपूर्ण घटना घटता है, जिसमें मंगोलों का 2000 सैनिक, लगभग 2000 सैनिक वापस मंगोलिया न जाकर जलालुद्दीन के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे दिल्ली में ही रहने का शरण दे दीजिए। जलालुद्दीन इस बात पे एग्री हो जाता है और कहता है ठीक है,
यदि आप लोग सभी लोग मिलकर 2000 का 2000 जो इस्लाम धर्म को कबूल कर लेते हैं, इस्लाम धर्म को अपना लेते हैं, तो आपको हम दिल्ली में रहने का शरण देंगे। और सभी सैनिक एक साथ इस्लाम धर्म को अपना लेते हैं और दिल्ली में जलालुद्दीन के द्वारा निर्माण करवाया जाता है मंगोलपुर का। यानी मंगोलपुर का निर्माण कौन करवाता है? तो जलालुद्दीन दिल्ली में। और यही शुरू में मुगलपुरी नाम रहता है और यही बाद में चल के मंगोलपुर के नाम से जाना जाता है। यहां तक तो ठीक था। 1296 में एक घटना घटित होता है। 1296 में अलाउद्दीन जो इक़्तिदार था, इक़्तिदार कहाँ का? तो कारा का। कारा कहाँ है? तो वह है कौशाम्बी के पास यूपी में कारा नामक जगह का इक़्तिदार होता है कौन? अलाउद्दीन। अलाउद्दीन का बचपन का नाम था अली गुरसप्पा। यानी अलाउद्दीन का पहले का बचपन का नाम क्या था? अली गुरसप्पा। और 1296 में जलालुद्दीन के मर्जी के बगैर अलाउद्दीन अटैक कर देता है। कहाँ पर? तो देवगिरी पर अटैक कर देता है। अटैक किया और भारी संपत्ति को लूटता है और लूटकर रामचंद्र के बेटी को भी अगवा करके ले आता है। तो इस बात से जलालुद्दीन को बहुत दुख होता है और बहुत क्रोधित होकर वह अलाउद्दीन से मिलने कहाँ पहुंचता है? कारा पहुंचता है। कारा पहुंचने के बाद 1296 में ही अलाउद्दीन धोखे से मार देता है जलालुद्दीन को, जो कि धोखे से मार देता है जलालुद्दीन को और यहीं पर जलालुद्दीन का हत्या हो जाता है। इस हत्या के बाद अलाउद्दीन खुद खिलजी वंश का अपना एक अलग शासक बनाता है। यानी अगला रूलर जो बनता है अलाउद्दीन खिलजी बनता है। और खिलजी वंश में सबसे इम्पोर्टेंट जो रूलर है वह है अलाउद्दीन खिलजी। तो अगला मेरा टॉपिक है अलाउद्दीन खिलजी। जैसे अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन को मारने के बाद 1296 में खिलजी वंश का अगला रूलर बना और यह 1296 से लेकर 1316 तक खिलजी वंश में रूल करता है। यानी इसका जो टेन्योर रहता है अलाउद्दीन का यह रहता है 1296 से लेकर 1316 तक। यह क्या करता है? खिलजी वंश पे शासन किया। तो इसका सबसे पहला काम यह रहता है कि अस्थाई सेना रखने का प्रचलन किससे शुरू होता है? तो अस्थाई सेना रखने का शुरुआत होता है किससे? अलाउद्दीन से। इसका दूसरा काम क्या होता है? यह जितने भी इसका स्टैंडिंग आर्मी थे सारा को नगद वेतन देने का शुरुआत करता है कौन? तो नगद वेतन देने का शुरुआत करता है अलाउद्दीन। जैसे इसके बाद इसका नेक्स्ट स्टेप होता है बाजार नियंत्रण प्रणाली पर। बाजार नियंत्रण प्रणाली पर। और बाजार को नियंत्रित करने के लिए वह अलग अलग प्रकार का मार्केट बना रखा था। जैसे यदि किसी को फूड आइटम्स खरीदने होते थे तो वह फूड आइटम के बाजार में जाता था। यदि किसी को घोड़ा खरीदना होता था तो वह हॉर्स के मार्केट में जाता था। या यदि किसी को टेक्सटाइल या महंगे कपड़े खरीदने होते थे तो वह टेक्सटाइल मार्केट में जाता था। यानी अलग अलग मार्केट बना हुआ था। और इस सभी मार्केट का हेड यानी ईच मार्केट का हेड एक ऑफिसर होता था और उस समय उसका पद को हम लोग साहना कहते थे। और यह इस साहना के अंडर में इन्वेस्टिगेट करने के लिए, चेक करने के लिए दो अलग अलग ऑफिसर होते थे जिनको हम लोग दीवान ए
दीवान ए रियासत कहा जाता था एक को, और दूसरा को हम लोग कहते थे शाहना ए मंडी। यानी अलग अलग ऑफिसर होते थे जिसको चेक करने के लिए, एक का पोस्ट था दीवान ए रियासत और एक का था शाहना ए मंडी। इसके बाद अलाउद्दीन का एक फेमस स्टेटमेंट था, वह स्टेटमेंट था किंगशिप नो किंगशिप। इसका जो स्टेटमेंट था, किंगशिप नो किंगशिप, मतलब इसका ये हुआ कि राजा वही बनेगा जिसमें योग्यता होगा। मतलब किंगशिप का मतलब रिलेटिव, और किंगशिप का मतलब जो राजा, जो साम्राज्य हुआ वो, यानी अपने साम्राज्य में, यानी उत्तराधिकारी का सिलेक्शन में रिलेशन का कोई महत्व नहीं है। कहने का मेरा मतलब ये है कि जिसमें योग्यता होगा वही नेक्स्ट रूलर बनेगा। यह अलाउद्दीन खिलजी का एक फेमस स्टेटमेंट था। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी अलग अलग, जैसे अपने काल में वह हुलिया दाग सिस्टम को भी क्या किया था, इम्प्लीमेंट किया था। यानी दाग जो सिस्टम था, दाग सिस्टम था स्पेशली घोड़ों के लिए, जिससे कि रिकॉग्नाइज किया जाता था कि यह घोड़ा कहाँ का है, या तो हमारे किस प्रांत का है। और हुलिया स्पेशली किसके लिए था, तो वह था सैनिकों के लिए, जिससे यह पहचाना जाता था कि यह सैनिक इन्फेंट्री है, कि ये घुड़सवार है, या हाथी से चलने वाला है, या इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। यह सिस्टम यानी हुलिया दाग सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया था कौन, इम्प्लीमेंट किया था अलाउद्दीन। यह सिस्टम लाया था हुलिया दाग सिस्टम को लाया था। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में एक फेमस पोएट थे जिनका नाम था अमीर खुसरो। यानी अमीर खुसरो को हम लोग अभी देखेंगे थोड़ा देर, अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो का गुरु कौन थे, तो अमीर खुसरो के गुरु थे जिनका नाम था निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया, यानी अमीर खुसरो के गुरु का क्या नाम था, निजामुद्दीन औलिया। और हम लोग जानते हैं कि निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ पे है, तो निजामुद्दीन औलिया का दरगाह है दिल्ली में। और अमीर खुसरो ही है जो भारत में दो वाद्य यंत्र, जिसका नाम है तबला, एक का नाम है तबला और दूसरा का नाम है सितार। यानी सितार और तबला को भारत में कौन लाता है, यानी इन्वेंट किनके द्वारा किया जाता है, तो यह किया जाता है अमीर खुसरो के द्वारा। इसके बाद अमीर खुसरो ही है जो भारत में खड़ी बोली लाते हैं। भारत में खड़ी बोली किनके द्वारा लाया जाता है, तो यह लाया जाता है अमीर खुसरो के द्वारा। इसके बाद अमीर खुसरो ही है जो कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहकर बताते हैं। यानी अमीर खुसरो ही है जो कहते हैं कश्मीर जो है, कश्मीर क्या है, तो यह धरती का स्वर्ग है, धरती का स्वर्ग है। उसके बाद अमीर खुसरो ही है जो अलाउद्दीन को एक टाइटल देते हैं, सुल्तान ए जहां का टाइटल देते हैं। यानी सुल्तान ए जहां, सुल्तान ए जहां का टाइटल देते हैं कौन, तो अमीर खुसरो। किनको, तो अलाउद्दीन को। ठीक है। इसके बाद कव्वाली का इम्प्लीमेंटेशन, यानी कव्वाली का शुरुआत जो होता है वह किनके द्वारा किया जाता है, तो यह किया जाता है अमीर खुसरो के द्वारा ही। जब अमीर खुसरो को हम देखें तो उसके बाद हम लोग ये भी देखते हैं कि अलाउद्दीन जो है अपने शासनकाल में बहुत सारे क्या करते हैं, किलों का निर्माण करवाते हैं। उनमें से फेमस कुछ ये है, जैसे पहले हम लोग अलाई दरवाजा, दूसरा है
हौज खास, तीसरा है अलाई मीनार, यह जो है इनके द्वारा ये बनाया हुआ फेमस किला है, जिसको हम लोग को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, याद रखने का जरूरत है। उसके बाद अलाउद्दीन जो है अलग अलग प्रकार का टैक्स लगाने लगता है अपने मार्केट में। जैसे बहुत अलग अलग प्रकार है का टैक्स है, और इन सभी टैक्सों को कंट्रोल करने के लिए एक पोस्ट का यह बनाता है, जिसका नाम होता है दीवान ए मुस्त खराज। यानी कर को नियंत्रित करने के लिए, कर को चेक करने के लिए एक पोस्ट बनाता है, और उस पोस्ट का नाम क्या है? दीवान ए मुस्त खराज। क्या नाम रहता है? तो इसका नाम रहता है दीवान ए मुस्त खराज। उसके बाद अलाउद्दीन ही है जो दो तरह के अलग भी टैक्स लाते हैं, जिसका नाम होता है जजिया, जिसका नाम होता है जजिया और जकात। यानी मुस्लिम के द्वारा जो दिया हुआ टैक्स जो दिया जाता था उसको जकात कहा जाता था, और जजिया गैर मुस्लिम के द्वारा जो टैक्स दिया जाता था उसको हम लोग जजिया कहते हैं। जैसे जब हम अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ते हैं तो इसका फेवरेट मतलब कुछ इम्पोर्टेंट मिशन को भी देखेंगे। जैसे अलाउद्दीन खिलजी जो है 1296 में गुजरात मिशन पे जाता है, और यह इम्पोर्टेंट भी है। यानी अलाउद्दीन जो है 1296 में कहाँ गया? तो अलाउद्दीन 1296 में जाता है कहाँ पे? तो गुजरात मिशन पे जाता है, गुजरात मिशन पे गया। और गुजरात मिशन पे जाने पर ही उसको पहले चूंकि लोगों को खरीदा और बेचा जाता था, तो उसे एक या गुलाम खरीदता है 1000 दिनार में। 1000 दिनार में यह एक गुलाम को खरीदता है, जिसका नाम रहता है मलिक काफूर। बेहद चालाक और ये मतलब ताकतवर था मलिक काफूर, और इसका नाम यह 1000 दिनार में खरीदता है, इसीलिए मलिक काफूर का ही नाम होता है 1000 दिनारी। यानी इसी का ही नाम होता है 1000 दिनारी। यहाँ तक तो ठीक है। यदि हम अलाउद्दीन का दूसरा मिशन के बारे में देखेंगे तो 1300, और यह इंपॉर्टेंट है, 1303 में अलाउद्दीन जाता है चित्तौड़ मिशन पे। किस मिशन पे जाता है? तो चित्तौड़ के मिशन पे जाता है। और चित्तौड़ मिशन का जानकारी हम लोग को कहाँ से मिलता है? तो चित्तौड़ मिशन का जानकारी मिलता है मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखा गया एक नॉवल है, जिसका नाम है पद्मावत, उसी से जानकारी मिलता है। यानी 1303 का चित्तौड़ मिशन का जानकारी हमको कहाँ से मिलता है? तो मिलता है मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखा हुआ नॉवल, जिसका नाम होता है पद्मावत से मिलता है। यहाँ से एक क्वेश्चन निकल कर आता है कि पद्मावत जो है मलिक मोहम्मद जैसी किनके शासन काल में लिखे थे? तो पद्मावत लिखा गया था 1539-40 के बीच में, और इस समय रूल कर रहा था दिल्ली में सूरी डायनेस्टी, यानी सूरी वंश रूल कर रहा था। और इस सूरी वंश का कौन था रूलर? था शेर शाह सूरी। यानी शेर शाह सूरी के काल में ही लिखा जाता है कौन? पद्मावत को। यानी कौन लिखते हैं? मलिक मोहम्मद जैसी। इसके बाद अलाउद्दीन का नेक्स्ट मिशन होता है 1306 का। 1306 मिशन को यदि हम लोग देखेंगे तो 1306 मिशन इंपॉर्टेंट है। 1306 मिशन में पहली बार
अलाउद्दीन जो है दक्कन के तरफ अपना यानी साउथ इंडिया के तरफ क्या करता है, आक्रमण करना शुरू करता है। आक्रमण करते करते वह 1306 में पहुंचता है कहाँ पे, तो तेलंगाना में पहुंचता है, तेलंगाना में। और इस तेलंगाना का पहले राजधानी कहाँ हुआ करता था, तो पहले राजधानी हुआ करता था वारंगल। कहाँ पे राजधानी हुआ करता था, तो वारंगल, वारंगल इसका राजधानी हुआ करता था। और यह हम लोग जानते हैं कि नया जो तेलंगाना राज्य बना है वह कब उसका फॉर्मेशन हुआ है, तो उसका फॉर्मेशन हुआ है 2 जून 2014 को, 2 जून 2014 को बना है एक नया राज्य तेलंगाना। लेकिन यह पहले, और अभी तेलंगाना का राजधानी कहाँ है, हैदराबाद है। लेकिन हम इस तेलंगाना का बात नहीं कर रहे हैं। तेलंगाना में पहुंचा और तेलंगाना का पहले राजधानी कहाँ हुआ करता था, तो वारंगल हुआ करता था। जैसे इस तेलंगाना में पहले एक वंश रूल करता था जिसका नाम था काकतीय वंश। हम इसको मिटाते हैं। यानी 1306 में तेलंगाना में रूल कौन कर रहा था, रूल कर रहा था काकतीय वंश, काकतीय वंश। और इसी काकतीय वंश का एक रूलर था जिसका नाम था प्रताप रुद्र देव, प्रताप रुद्र देव। यानी प्रताप रुद्र देव क्या करते हैं, यहाँ पे रूल करते हैं। और इन्हीं के पास होता है कोही नूर हीरा। और मलिक काफूर 1308 में इसी कोहिनूर हीरा को लेकर किसके पास जाता है, तो अलाउद्दीन खिलजी के पास जाता है। यानी कहने का मेरा मतलब ये है कि कोहिनूर हीरा दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले किसके पास आया, तो सबसे पहले अलाउद्दीन के पास आया। और जब आगे अपना अभियान को आगे किया तो मलिक काफूर युद्ध करते करते पहुंच जाता है तमिलनाडु, पहुंच जाता है तमिलनाडु। और तमिलनाडु में पहुंचने के बाद यह देखता है कि इसके बाद क्या है, सिर्फ और सिर्फ पानी है। तो मलिक काफूर को लगा कि यह जो है इसके बाद यानी स्थल जो है समाप्त हो चुका है, इसके बाद कोई भी भूमि नहीं है जीतने के लिए। इसीलिए मलिक काफूर उसको, अलाउद्दीन को एक टाइटल देता है, दूसरा सिकंदर का, द्वितीय सिकंदर का टाइटल देता है, यानी सिकंदर जहां, सेकेंड अलेक्जेंडर। और इसके बाद सन 1316 में अलाउद्दीन का मृत्यु हो जाता है, हत्या कर दिया जाता है आज्ञा अनुसार मलिक काफूर। यानी अलाउद्दीन ही कहता है मलिक काफूर को हत्या करने के लिए। और 1316 में अलाउद्दीन का क्या हो जाता है, हत्या कर दिया जाता है। यहाँ इस वीडियो में हम अलाउद्दीन के बारे में देखें। अब इसके बाद 1316 से 1320 को देखेंगे और नेक्स्ट डायनेस्टी को हम अगले वीडियो में शुरू करेंगे। यदि आपको मेरा इस वीडियो को पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।